स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, मोटिवेशन और इमोशन। तो भाई मोटिवेशन क्या है, इमोशन क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो भाई पहले आते हैं बिहेवियर पे। बिहेवियर क्या होता है? हर एक बिहेवियर का एक गोल होता है, एक पर्पस होता है कि भाई वो कुछ ना कुछ नीड फुलफिल कर रहा है, कुछ प्लेजर मिल रहा है, पेन को अवॉइड कर रहा है, लेकिन गोल तो हर बिहेवियर का होता है फंडामेंटल लेवल पे। ठीक है, अब हम आते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन वो फोर्स जो बिहेवियर को मूव करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो बिहेवियर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोटिव? तो वो ऐसा क्या है, एक ऐसी स्टेट जो फ्यूचर बिहेवियर डिटरमाइन करे कि फ्यूचर में क्या बिहेवियर होने वाला है, वो मोटिवेशन डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब मोटिवेशन साइकिल है। मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले क्या आते हैं? नीड। ऐसी चीज जिसकी डेफिशिएंसी और उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या हो? बिहेवियर हो। ठीक है, अब नीड क्या है? नीड है, नीड की वजह से ड्राइव बनता है। ठीक है, ड्राइव क्या? टेंशन, अराउजल, कि भाई कुछ कमी है बॉडी में या फिर कोई चीज है, कमी है जिंदगी में, तो उसे पूरा करने के लिए ड्राइव आती है। अराउजल है एक्टिविटी, अराउजल अटेंशन देनी पड़ती है, क्योंकि बिहेवियर से पहले फोकस तो करना पड़ेगा किसी चीज पे। तो जिस लेवल का फोकस या अराउजल है, उसके बेसिस पे फिर बिहेवियर तुम करते हो, और उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंस ये है कि या तो नीड फुलफिल होगी, अचीवमेंट होगी या नहीं होगी। जब तक नीड फुलफिल नहीं होती तो अराउजल कम नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार खाना खा लिया तो खाना बस हो गया जिंदगी भर का। खाना बार बार खाना पड़ता है, तो नीड बार बार फुलफिल हो गए, बार बार वो नीड आती रहती है। ठीक है, सिमिलरली पानी भी, पानी बार बार पीना पड़ता है, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स पे। दो तरीके के मोटिव है। एक तो बायोलॉजिकल बेसिस पे कि भाई बॉडी की क्या नीड है, हॉर्मोन्स का किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ गया? हंगर, थ्रस्ट और सेक्स। ठीक है, साइको सोशल का मोटिव है। साइको सोशल में क्या आ गया? एनवायरमेंटल की क्या कंडीशन है, क्या नीड है, सोशल लेवल पे इंसान को क्या क्या चाहिए, तो ये सब इसके अंदर आ गया साइको सोशल मोटिव्स के अंदर। अब बायोलॉजिकल मोटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मोटिव्स में हमारे पास बायोलॉजिकल अप्रोच होगी कि बायोलॉजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो ड्राइव है वो किस तरीके की होती है, उन्हें फुलफिल करने के लिए क्या क्या बिहेवियर करना पड़ता है इंसान को। ठीक है, इसमें सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? इंस्टिंक्ट की। इनबोर्न पैटर्न जो इवोल्यूशन डिटरमाइन करता है, वो पैटर्न जो हमारे पास पहले से है, जो हमें लर्न नहीं करने पड़े। ठीक है, वो हमारे पास पहले है, फाइट और फ्लाइट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैकेनिज्म हमारे अंदर पहले से ही इम्प्रिंटेड है। ठीक है, अब कौन कौन सी नीड है जिन्हें हमें फुल करना है बायोलॉजिकली? ठीक है, बायोलॉजिकल कौन सी नीड्स है? हंगर है, भाई हाँ, फूड सबको चाहिए होता है, फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर फूड नहीं होगा तो मर जाओगे। ठीक है, तो फूड है। अब वो रेगुलेट को क्या करता है? मेन काम है, दो ऑर्गन रेगुलेट करते हैं फूड को, फूड वाले मैकेनिज्म को। ठीक है, डाइजेशन को। एक तो हो गया लीवर। लीवर क्या? न्यूरल इम्पल्सेस देता है, किसको? ब्रेन को। ब्रेन में किसको? हाइपोथैलेमस को, कि भाई खाना कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, खाना लाओ। ठीक है, और वो किसके बेसिस पे देता है कि भाई अगर ग्लूकोज कम हो गया ब्लड में, प्रोटीन कम हो गया, फैट कम हो गया, अगर वो सब कम होने लग जाए तो इंसान को क्या ट्रिगर रिस्पॉन्स आता है, जो कौन भेजता है? लीवर भेजता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में दो पार्ट्स हैं। लिटरल हाइपोथैलेमस वो क्या करता है? वो हंगर को और बढ़ाता है, कि ब्रेन को मोटिवेट करता है एक तरीके से, कि ब्रेन का एक हिस्सा है जो मोटिवेट करता है हंगर को कि जाओ और जाके खाना ढूंढो। ठीक है, ताकि जानवर क्या हो? मोटिवेटेड हो खाना खाने के लिए, मर ना जाए स्टारवेशन के थ्रू। ठीक है, वो हंगर जो डिस्कम्फर्ट तुम्हें होता है वो लेटरल हाइपोथैलेमस देता है। वेंट्रल मीडियल हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है कि जब खाना तुमने खा लिया, ठीक है, अब उसके बाद एक सिग्नल जाता है एक और। ठीक है, वो क्या सिग्नल देता है? लीवर से वेंट्रल हाइपोथैलेमस को कि भाई आ, अब खाना खाना कर दो बंद। ठीक है, तो खाना खाना बंद करने को वो जो मैकेनिज्म है वो कौन हैंडल करता है? वो करता है वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस। ठीक है, और भी कई सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है, मेन तो दो हैं, एक तो लीवर हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस में भी दो हैं, एक्साबिटरी और हंगर कंट्रोलिंग या हंगर इनहिबिटिंग। ठीक है, थ्रस्ट पे आते हैं। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट वाटर की नीड, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादातर फ्लूइड से बनी है, तो फ्लूइड चाहिए होता है। फ्लूइड कहाँ से मिलता है हमें? वाटर से, बेसिकली। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन है जो थ्रस्ट को क्या करेंगी? ट्रिगर करेंगी? तो भाई पानी का कम होना सेल्स में, या ब्लड की वॉल्यूम कम होना। ठीक है, तो जो सेलुलर लेवल पे थ्रस्ट हो,
क्यों? क्योंकि पानी का लॉस हो गया सेल्स में, सो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं जो नर्व सेल्स स्पेशलाइज होते हैं जो पानी को डिटेक्ट करने के लिए, वो क्या करते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। ठीक है। अब क्योंकि पानी कम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या सिग्नल जाता है ब्रेन को कि भाई पानी ढूंढो, पानी पियो। तो ये है मेन मैकेनिज्म पानी पीने का। ठीक है। अब सेक्स, सेक्स इन दोनों से ऊपर है, हंगर और थ्रस्ट से, क्योंकि अगर नहीं भी मिलेगा तो भी तुम जिंदा रह लोगे। लेकिन क्या है इसका मेन पर्पस, क्या है, रिप्रोडक्शन, अपने जीन्स को आगे बढ़ाना, अपनी लिनेज को आगे बढ़ाना। ठीक है। तो ये मेन काम है। अब ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये होता है सेक्स हार्मोन्स पे डिपेंडेंट। और ये जो ड्राइव है वो एज के साथ डेवलप होती है और फिर डिक्लाइन होती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूथ में रहेगी, टीनेजर और यूथ में, और फिर एकदम डिक्लाइन होना शुरू होगी। ठीक है। अब आते हैं हम साइको सोशल मोटिव्स पे। साइको सोशल मोटिव्स क्या है, कि भाई इंडिविजुअल की अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या नीड है, उसे अपने एनवायरनमेंट से क्या चाहिए, एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली सोशल ग्रुप से क्या चाहिए, जो फैमिली हो गए, नेबर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनसे क्या चाहिए। ठीक है। तो इसका मेन रिसर्च किसने करी, डेविड मैकलीलन ने। और इसने कौन कौन सी दी नीड्स, एक तो होगी अफिलिएशन की, अफिलिएशन क्या, कि दूसरों के साथ कनेक्शन, रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स का कंप्लीशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ठीक है। नीड ऑफ पावर, एबिलिटी की भाई मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल कर सकता हूँ, कि दूसरे के बिहेवियर पे कंट्रोल रखना। ठीक है। कि मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि सामने वाला ऐसा बिहेव करे तो वो कंट्रोल, जैसे एक टीचर चाहेगा कि उसकी पावर है कि वो कंट्रोल कर सके, स्टूडेंट का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। परसुएट कर सके, वगैरह वगैरह। ठीक है। 4 तरीके हैं पावर बढ़ाने के। ठीक है। ऐसी चीज़ें करना जिससे पावर की फीलिंग आए। ठीक है। लो, पावर का सोर्स अपने अंदर रखना, अपनी बॉडी या अपनी स्किल को मास्टरी करना। ठीक है। अ, ऐसे ही चीज़ें करना जिससे दूसरों पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करना कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा मोटिव पावर को उससे अचीव हो रहा है। दूसरी नीड क्या है, अचीवमेंट की, एन एक्। ठीक है। वो क्या डिज़ायर है, कि एक्सीलेंस स्टैंडर्ड मेंटेन करना, अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करना, कि मैं परफॉर्म हायर लेवल पे कर रहा हूँ हर चीज़ में, किसी भी एरिया और लाइफ का उसमें मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये है मेन काम। अब आते हैं हम क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन, ये भी एक नीड है, मतलब मोटिवेशनल नीड है। इसमें क्या है, इंसान क्या चाहता है, कि अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना। ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता, वो एक्सप्लोर कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं मैस्लो के ऊपर। मैस्लो ने क्या, अब्राहम मैस्लो ने क्या ली, हायरार्की दी नीड्स की, कि एक लोअर लेवल की नीड्स होती है, फिर वो फुलफिल होती है तो आदमी ऊपर बढ़ता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, अपने पोटेंशियल मीट करता है। ठीक है। इसे हम थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। लोअर नीड क्या है, फिजिकल नीड्स होगी, जब ये मीट होती हैं तो हायर लेवल की नीड्स मिलती हैं। लोअर पे बायोलॉजिकल नीड्स होगी, जो पहले हमने पढ़ी, ई, हंगर, सेक्स, थ्रस्ट। ठीक है। अब क्या आते हैं सेफ्टी नीड पे, कि भाई डेंजर ना हो, घर ठीक रहे, घर मजबूत हो, जानवर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, वगैरह वगैरह, ये सेफ्टी नीड है। ठीक है। बिलोंगिंगनेस नीड, कि भाई ऐसे लोगों के साथ रहे जिनसे तुम कनेक्ट हो पाओ, वो होगी, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए। तो ये सब आ गए उसके अंदर। एस्टीम नीड्स। ठीक है। एस्टीम क्या है, कि अपने ऊपर क्या जजमेंट है, अपनी सेल्फ वर्थ, कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ दुनिया में, क्या मैं कैपेबल हूँ, नहीं हूँ। तो ये सेल्फ एस्टीम नीड है, कि अपने आप पे भरोसा करना। ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि भाई अब मेरा पूरे तरीके से डेवलपमेंट मैं कर चुका हूँ हर एरिया में, तो उससे क्या मिलती है, हैप्पीनेस। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होता है। अब वो क्या होता है, ऑब्वियसली सेल्फ अवेयर होता है, सोशली रिस्पॉन्सिव होता है, क्रिएटिव होता है, नई नई चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, और रिलेशनशिप भी बढ़िया होता है, मतलब हर एरिया में हर नीड्स उसकी मैट हो चुकी है, तो वो अब सेल्फ एक्चुअलाइज हो चुका है। ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप का प्लान करना, अपने आप के बिहेवियर को कंट्रोल करना, गोल्स को प्रायोरिटाइज करना, गोल सेट करना लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के, और उस हिसाब से एक्शन लेना। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट। फ्रस्ट्रेशन क्या, ऐसी स्टेट, अनकंफर्टेबल स्टेट जो एक्सपीरियंस हो जब तुम्हारा गोल मैट नहीं होता, जब तुम गोल कर नहीं पाते, तो उससे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, जब तुम्हारा गोल तुम मैट नहीं कर पाते। ठीक है। क्या क्या एक्शन ले सकते हो तुम जब गोल मैट नहीं हुआ तो, भाई एग्रेशन बिहेवियर हो गया, डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर दिया, अवॉइड कर दिया, डिनायल कर दिया, रोने लग गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज हो गए, ये हेल्प नहीं करते गोल अचीव करने में। गोल अचीव करने में क्या हेल्प करता है, थिंकिंग और एक्शन। ठीक है। अब फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें क्या मिला, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, जो किसने दिया, डॉलर्ड और मिलर ने। इन्होंने क्या कहा, कि भाई फ्रस्ट्रेशन से ही एग्रेशन होता है। एग्रेशन मतलब जो भी ऐसा बिहेवियर या ऐसी इंटेंट दूसरे को हार्म करने के लिए। ठीक है।
अब उसने मेन सोर्सेज क्या कहे फ्रस्ट्रेशन के, एनवायरमेंटल फोर्सेस, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गए, जो भी एनवायरमेंटल सिचुएशन होगी, इवेंट हो गए जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक तो फोर्स होगी, एक पर्सनल, भाई तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारी साइकी कैसी है, सेल्फ एस्टीम कैसी है, तुम कैसे डील करते हो, सोचने का तरीका, स्किल लेवल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब इंसान को दो ऑप्शंस के बीच में चुनना होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी, अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग लेवल है उनके, अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। जब दो अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, दो पॉजिटिव गोल्स के बीच में चुनना होता है, आइसक्रीम खाना है या फिर पढ़ाई करनी है ताकि एग्जाम में अच्छे से पास हो, तो दो चॉइसेस हैं, ठीक है। और क्या है, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, दोनों नेगेटिव है, ठीक है, दो नेगेटिव है, आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब आते हैं अप्रोच अवॉइडेंस में, मिक्सचर है, तुम्हें पता नहीं, पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं है, पूरे तरीके से पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, पता है मेहनत लगेगी, पता है एफर्ट लगेगा, लेकिन तुम्हें पता है रिवॉर्ड भी मिलेगा फ्यूचर में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों है, ठीक है। अब आते हैं पूरी साइकिल कैसे होती है, तो पहले नीड आई, ड्राइव आई, अराउजल, टारगेट बिहेवियर, फेलियर नहीं हुआ तो अलग अलग ऑप्शन, अगर टारगेट बिहेवियर से अगर तुम्हें गोल अचीव नहीं हुआ तो अलग अलग ऑप्शन, और वो भी काम नहीं करे तो कॉन्फ्लिक्ट होगी, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन है तो अलग अलग ऑप्शन में चुनना है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भाई तुम्हारा गोल पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा गोल मिला नहीं, तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो चूज कर लिया चॉइस के बाद भी नहीं मिल रहा, तो अग्रेशन लास्ट में, ठीक है। तो ये रूट है नीड से कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन से, ठीक है, तो ये रूट बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब आते हैं इमोशंस पे, इमोशंस क्या, फीलिंग्स ऑफ प्लेजर और पेन, ठीक है, वो डायमेंशन है बॉडी के लेवल पे। मूड क्या है, मूड, मूड है अफेक्टिव स्टेट जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होते हैं लेकिन इमोशन से कम होती है, ठीक है। अब इमोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, एक तरीके से इवैल्यूएशन होता है सिचुएशन का जो होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि इमोशंस ऑटोमेटिक होता है, तुम सोचते नहीं, होते हैं, रिएक्शन होता है सिचुएशन के रिगार्डिंग, जो भी तुम ऑब्जर्व कर रहे हो इवेंट हुआ उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है तुम्हारे दिमाग में पहले से ही, उसकी वजह से इमोशन जनरेट होता है, ठीक है। इमोशन को तुम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग तरीके से किया, 6 यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं ये रहे, फिर 10 इमोशंस इजार्ड ने दिए, 8 इमोशन प्लूटनिक ने दिए, ठीक है। अब इमोशन को और किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, इंटेंसिटी के ऊपर, हाई है, लो है, क्वालिटी कैसी है, खुश हो, सैड हो, फियर में हो, ठीक है। अब जेंडर के बेसिस पे, अब जेंडर के बेसिस में पता है कि जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा करती है इमोशंस को, या शो ज़्यादा करती है इन कंपैरिजन टू मैन, ठीक है। लेकिन मैन हाई लेवल के पर्टिकुलर इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि एग्रेशन हो गया, एंगर हो गया, ठीक है। अब किस पे डिपेंड करते हैं इमोशन, उस पे भी डिपेंड करते हैं कि भाई सिचुएशन कैसी है, ठीक है। इंसान के अंदर की पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है इस चीज़ों के बारे में, साइकोपैथोलॉजिकल तो नहीं है, कोई मर गया तो हँसने तो नहीं लग गया, तो वो भी एक पैथोलॉजी साइकोपैथोलॉजिकल उसके अंदर आएगा, ठीक है। अब क्या आते हैं हम फिजियोलॉजिकल बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे इमोशंस कहाँ से जनरेट होते हैं, क्या क्या ऑर्गन है बॉडी के अंदर जो इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेनली हम ब्रेन के ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो ब्रेन में क्या है, थैलेमस, थैलेमस का क्या है कि नर्व सेल्स हैं, क्या है, रिले स्टेशन है, सारे जो डेटा है वो यहीं से आता है, मोटर के भी सेंसरी के भी यहीं आता है। थैलेमस के स्टिमुलेशन से क्या होता है, अलग अलग तरीके के रिएक्शन जनरेट होते हैं, फियर हो गया, एंजाइटी वगैरह वगैरह। इसका मेन यूज किसने किया, कॉर्नर बार्ड ने, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, ये इमोशन रेगुलेशन का सेंटर है, जितनी भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है यहीं से कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, इसमें एमिगलेटा है जो मेन कंट्रोल करता है इमोशंस को, ठीक है, या इमोशनल मेमोरीज को। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अलग अलग कॉर्टेक्स में अलग अलग फीलिंग्स जनरेट होती है, लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव, ठीक है। थ्योरीज पे आती है इमोशन की, जेम्स लैंगे सबसे पुरानी थ्योरी है ये, इसने क्या कहा, कोई स्टिमुलस आई, कोई इवेंट हुआ एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंज हुए, उन फिजियोलॉजिकल चेंज को बॉडी ने इंटरप्रेट किया या ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, और फिर क्या बना, इमोशनल रिएक्शन एक्सपीरियंस हुआ, तो पहले आया फिजियोलॉजिकल चेंज, उसके बाद इमोशनल रिएक्शन, ठीक है। तो ये कहा किसने कहा, जेम्स लैंगे ने। अब आगे आते हैं कॉनन बार्ड ने, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी,
इन्होंने थ्योरी क्या दी, जो मेन फंक्शन है थैलेमस का वो क्या है, इमोशनल रेगुलेशन। तो पहले इमोशन होते हैं और साइमल्टेनियसली क्या होता है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ये आया पहले वो आया, पहले दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है। तो उसने ये दिया। और दो मेन कौन से नर्वस सिस्टम काम करते हैं इसमें, एएनएस मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। एक करता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, दूसरा करता है रेस्ट रिस्पॉन्स। तो देख रहे हो तुम, स्टिमुलस आई थैलेमस में, थैलेमस ने क्या किया, एक तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एक्टिवेट कर दिया और एक ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ। तो दोनों साइमल्टेनियसली हो गए, ठीक है। थैलेमस मेन सेंटर है, ठीक है। कॉग्निटिव पे आता है, कॉग्निशन का क्या रोल है इमोशंस में, तो इसकी कौन सी थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी, सेक्सर ने और सिंगर ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई इमोशन के दो इंग्रेडिएंट है, एक तो कॉग्निटिव हो गया, एक हो गया फिजिकल अरोजल, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रूव करने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने जो सब्जेक्ट हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें एफिनेफ्रिन दे दिया। वो क्या है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स को कुछ क्लिप दिखाई जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया बिहेवियर, या तो यूफोरिक हो गया या एंगर का हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एंगर का है या फिर जो यूफोरिक एक्सपीरियंस है, जो भी इंटरप्रिटेशन है, वो सब्जेक्टिव है, वो लोगों की अलग अलग है। डिस्पाइट कि उन्हें एड्रेनलिन दे गया, एड्रेनलिन या एफिनेफ्रिन दे दिया, लेकिन उनकी उससे उन पे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन पे उनका मेन फर्क किससे पड़ा, उनकी उस पे कि उन्होंने सोचा कैसे उस चीज के बारे में, बिलीफ सिस्टम से ज्यादा फर्क पड़ा, ठीक है। तो ये आ गया कि सैमल्टेनियसली हो रहा है। इसमें भी उन्होंने ये कहा दोनों सैमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों जो तुम्हारे बिलीफ है और जो फिजिकल अराउजल है वो इमोशन में कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। उन्होंने ये कहा। अब कल्चरल बेसिस क्या है कि फिजिकल फेशियल एक्सप्रेशंस है वो अलग अलग है हर कल्चर में, बॉडी लैंग्वेज अलग है, पोस्चर अलग है, ठीक है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब लाई डिटेक्टर क्या है, पॉलीग्राफ यूज होते हैं कि भाई वो बॉडी की एक्टिविटीज मेजर करता है क्वेश्चन आंसर पे, और वो देखता है कि ये बेस लाइन से कितना ऊपर नीचे है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ का ये टेस्ट होता है। अब इमोशंस या ब्रीदिंग पे और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग पे बायो फीडबैक से जिसका जितना ज़्यादा कंट्रोल है, वो पॉलीग्राफ उस पे इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए उसको कोर्ट में इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती पॉलीग्राफ टेस्ट को, लेकिन यूज़ करते हैं तब भी, ठीक है। अब पैरा लैंग्वेज क्या है, पैरा लैंग्वेज क्या है कि नॉन वर्बल इमोशन नहीं आता, एक तो हो गया फिजियोलॉजिकल, एक हो गया हमने लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया। अब हम कर रहे हैं नॉन वर्बल एक्सपेक्ट पे, स्पीच के, वॉइस के, ठीक है। अब इस पे हम क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये रहे चार केसेस, जैसे तुम देख के पता लगा सकते हो कि इंसान की फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है उन इमोशंस को देख के, ठीक है। काइनेटिक हो गया, गेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, वर्बल क्या है, ठीक है। जैसे चाइना में हैंड क्लैप क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। एंगर को लाफ्टर से दिखाया जाता है, ठीक है। इंडिया में डीप इमोशन क्या है, साइलेंस के थ्रू दिखाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस कितना है, दो लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उससे भी डिपेंड करता है कि वो कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल कि अमेरिका में डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा इंटरपर्सनल रखते हैं, इंडिया में चलता है क्योंकि इंडिया में क्राउडिंग ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या आते हैं हम कल्चर और इमोशनल लेबलिंग पे, ठीक है। अब अलग अलग लेबल्स हैं, हर कल्चर ने अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं इमोशंस की। तो ये उसके बारे में, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ठीक है। एंजाइटी ज़्यादातर कि नेगेटिव इमोशंस को कम कैसे करें और पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा कैसे करें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारा मेन फोकस है। अब कम आते हैं टिप्स पे कि किस तरीके से कर सको, ज़्यादा अवेयरनेस हो, अपनी फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा कनेक्ट रहो, पता करो, लेबल कर सको अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखो, ज़्यादा सोचो, ठीक है। इमोशनली रिएक्ट ना करो ज़्यादातर, ठीक है। सिचुएशन को समझो। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने आप की पीरियोडिक देखो कि भाई आ, जब कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम, वो एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसकी क्वेश्चनिंग भी करो, ठीक है। सेल्फ मॉडलिंग में अपना आइडियल बिहेवियर देखो कि मैं, अगर तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो सेल्फ सेल्फ मॉडलिंग में तुम अपना फ्यूचर में अपने आप को इमेजिन करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं आना या मुझे गुस्सा नहीं करना, तो अपने आप को उस तरीके से बिहेव करो, ठीक है। क्रिएटिव रहो, नए नए तरीके निकालो, एम्पैथी करो, दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करो, ठीक है। स्टूडेंट की लाइफ में इमोशंस का क्या रोल है, एग्जाम एंजाइटी,
कि जिसमें भी परफॉर्मेंस करनी हो वो एंग्जायटी प्रोवोक करती है वो सिचुएशन, मुझे लोग कैसे देख रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए 2 स्ट्रैटेजी है, या तो मॉनिटर करो अपने आप को, ठीक है? एक्शन लो, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखो जो एकदम सिमिलर हो, ताकि तुम्हें उसकी आदत पड़ जाए, इतना ज़्यादा रिएक्शन ना हो, तुम अपने आप को समझ सको कि जैसे अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो अपने आप घर पे भी टेस्ट करो, देखो कि अ, वो इतनी खतरनाक सिचुएशन नहीं है, अपने आप को ट्रेन करो एक तरीके से, ठीक है? रिहर्सल करो, सेम इन कैलकुलेशन एक्सपोज़र, अपने आप को एक्सपोज़ करो एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन या ऐसी कंडीशंस में जहाँ तुम्हें स्ट्रेस हो, ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप में सेल्फ बिलीव रखो कि तुम उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। सपोर्ट करो काउंसलर का, साइकोलॉजिस्ट का, पेरेंट्स का वगैरह वगैरह, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है इमोशनल। एक और तरीका है, फ- ये तो हम फेस कर रहे थे पहले सिचुएशन को, दूसरा क्या तरीका है, अवॉइड करना। अवॉइड करना कभी काम करता है कभी नहीं करता, लेकिन मेन दो पॉजिटिव तरीके हैं अवॉइड करने के, कि रिलैक्स करो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गए तो अपने आप को क्या कहते हैं, रिलैक्स करो, ताकि क्या हो, रेसिप्रोकल इनिबिशन हो, ताकि जो रिलैक्सेशन है वो स्ट्रेस को ओवरकम कर पाए, ठीक है? एक्सरसाइज करो, उससे क्या होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, न्यू एफ्रिन जनरेट होते हैं बॉडी के अंदर, पॉजिटिव फीलिंग आती है, ठीक है? एंगर को मैनेज करना, नेगेटिव एंगर, उसे हम एंगर मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें भी सेम ये तरीके हैं, हम उसे इमोशन कंट्रोल के सेम तरीके हैं, बस अब उसे एंगर पे क्या कहते हैं, अप्लाई करें। अब आता है पॉजिटिव फीलिंग्स को कैसे एनहांस करें। ठीक है, पहले तो हमने कहा था कि नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे कम करें, अब हम पॉजिटिव फीलिंग्स को कैसे एनहांस करें। ऑप्टिमिज्म लाए लाइफ में, आ, रीज़न का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, पॉजिटिव मीनिंग दें अपनी चीज़ों को, पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है उन्हें रिकॉल करें, ठीक है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे आते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। अपने इमोशंस की अवेयरनेस और दूसरों के इमोशंस की अवेयरनेस, और इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, रेगुलेट कर पाना, उसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। दो एलिमेंट्स है इसके, एक तो हो गया इंटरपर्सनल, अपने से रिलेटेड, कि अपने इमोशंस की अवेयरनेस हो, अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम आया है तो डिमोटिवेट ना हो, आगे काम कर पाएँ, परफ़ॉर्म कर पाएँ, ठीक है? इंटरपर्सनल क्या है? सोशल अवेयरनेस, दूसरे के इमोशंस या फीलिंग्स की अवेयरनेस, पता हो कि दूसरा कैसा फ़ील कर रहा है, सोशल कॉम्पिटेंस, दूसरे को कंफर्टेबल फ़ील कर पाएँ, कम्युनिकेट ढंग से कर पाएँ, ठीक है? तो ये सारी आ गई। तो इसके साथ हमारा इमोशनल मोटिवेशन चैप्टर होता है कंप्लीट।